ऑलराइट, आज के इस लेक्चर पे हम बात करेंगे फ्रेमवर्क्स के बारे में। ये हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर होगा जावास्क्रिप्ट का। फ्रेमवर्क को मैंने जावास्क्रिप्ट के साथ क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि फ्रेमवर्क मुझे लगता है कि फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से लेक्चर चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। बाकी ये है उसी का पार्ट। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, आजकल के जो भी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं वो फ्रेमवर्क के ऊपर डिज़ाइन होते हैं, फ्रेमवर्क के ऊपर बनते हैं। अब फ्रेमवर्क है क्या, ये हम चलिए देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो, तो घर बनाने के लिए आपको पहले घर का स्ट्रक्चर चाहिए कि आप घर कैसे बनाओगे, उसका एक डिज़ाइन चाहिए। तो ये जो डिज़ाइन है इसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। सेम जो वेबसाइट है, वेबसाइट को बनाने के लिए भी एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक डिज़ाइन चाहिए, उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क्स। अब देखिए, इस घर के अंदर डिफरेंट चीज़ें आपको बनानी है। आपको यहाँ पे टेबल बनाना है, यहाँ पे आपको किचन से रिलेटेड कुछ सामान बनाना है, यहाँ पे आपको वॉल पेंट करना है। तो ये डिफरेंट चीज़ करने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे। कारपेटिंग के काम के लिए डिफरेंट टूल, किचन के फिटिंग के काम के लिए डिफरेंट टूल, और यहाँ पे पेंटिंग के लिए डिफरेंट टूल चाहिए। एक ही टूल से आप सारा काम नहीं कर सकते। अब आइए बात करते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो सेम वेबसाइट में भी कुछ इसी तरीके से फंक्शंस, लाइब्रेरीज़ रहते हैं। लॉगिंग के लिए एक अलग से फंक्शन होगा, एक अलग से लाइब्रेरीज़ होगा, सर्च बार के लिए अलग से होगा, एंड डिफरेंट कंपोनेंट के लिए एक अलग से लाइब्रेरी दिया होगा। अब लाइब्रेरी तो हम समझ गए कि एक टूल बॉक्स होता है जिसमें हर तरह का कोड रहता है। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेमवर्क के अंदर होता है आपका लाइब्रेरीज़। अब लाइब्रेरीज़ में क्या होता है, अगर आपको लॉगिन पेज चाहिए तो लॉगिन का ऑलरेडी यहाँ पे कोड बना होगा, आपको बस इंपोर्ट करना है एंड देन इसको यूज़ करना है। बस आपको ज़ीरो से लॉगिन के लिए कोड नहीं लिखना है कि अच्छा लॉगिन है तो मैं पूरा बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो से कोड लिखूँगा, वैसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे कोड बनाया मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको चेंज मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेमवर्क्स ये है। और फ्रेमवर्क्स आप देखेंगे, फ्रेमवर्क्स आज के जो मॉडर्न वेबसाइट्स है उसमें हाईली यूज़ होता है। अब हाईली यूज़ क्यों होता है, तो देखिए, अभी का जो मॉडर्न वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी एडवांस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एडवांस फीचर्स आ चुके हैं। रियल टाइम आपका डेटा यहाँ पे आपको मिलता है, आपका फ्रंट पेज कभी लोड होता ही नहीं है। तो इतना एडवांस वेबसाइट बन चुका है, तो इसको हैंडल करने के लिए बस हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए। जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर कर हम पूरा एकदम ज़ीरो से कोड नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक फ्रेमवर्क यूज़ कर लेते हैं, जिस फ्रेमवर्क में हमारे अकॉर्डिंग, हमारे नीड के अकॉर्डिंग ये सारे फंक्शनैलिटीज़ दिए रहते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात फ्रेमवर्क्स का ये है कि फ्रेमवर्क्स में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुए रहते हैं। जैसे इनपुट वैलिडेशन इसमें हुए रहेंगे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए इसमें अलग से फिक्स लगा होगा, एंड बहुत सारे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस हुए रहेंगे। दूसरा कारण यह है फ्रेमवर्क्स यूज़ करने का, एंड इसी दो कारण की वजह से फ्रेमवर्क्स जनरली यूज़ होता है। वैसे कारण तो और भी बहुत हैं, ये डेवलपर टू डेवलपर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कि फ्रेमवर्क क्या है एंड फ्रेमवर्क क्यों यूज़ होता है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के बारे में जो आज के डेट पे वेबसाइट पे यूज़ होते हैं, एंड जो भी फ्रंट एंड वेबसाइट बनते हैं वो उसी फ्रेमवर्क के ऊपर बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स दिए हैं। सबसे पहले हमारा आता है एंगुलर, उसके बाद आता है रिएक्ट, उसके बाद आता है जेक्वेरी। ये व्यू हमारा एक फ्रेमवर्क है जो कि पॉपुलर है,
लेकिन रिएक्ट, एंगुलर और jQuery जितना नहीं है। आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं ये वेबसाइट जो है फ्रंट एंड एंगुलर पे बना हुआ है, jQuery पे बना हुआ है, पूरा एप्लीकेशन रिएक्ट पे बना हुआ है। तो ये सब एक्चुअली क्या है, ये सब फ्रेमवर्क्स है एंड फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके ये वेबसाइट बना हुआ है। अब आप एक सिनेरियो ले लो, आप बग हंटिंग करने गए एक एंगुलर के वेबसाइट पे एंड आपने एक नॉर्मल पेलोड डाला स्क्रिप्ट टैग वाला एंड वो पेलोड काम नहीं किया, तो आपको क्या लगेगा कि जो वेबसाइट एंगुलर पे बना है क्या वो पूरी तरीके से सेफ़ है, या आप एंगुलर के वेबसाइट पे बग्स फाइंड नहीं कर पाए, या आपने पेलोड गलत डाल दिया, आपको कुछ पता नहीं रहेगा। देन आप सोचेंगे कि वेबसाइट जो है वो एक्चुअली में सेफ़ है, बट वेबसाइट सेफ़ ना भी हो सकता है या फिर सेफ़ हो भी सकता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमें फ्रेमवर्क्स का नॉलेज रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क्स में होता क्या है, मैं अगर यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा दूँ, फ्रेमवर्क में देखिए यहाँ पे एक सर्च बार है, देन सर्च बार में यूज़र ने कुछ भी इनपुट डाला तो वो इनपुट बैकग्राउंड में कैसे जा रहा है सर्वर के पास, ये पता रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में इनपुट हैंडलिंग डिफरेंट तरीके से होती है। किसी में स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाता है हमारा इनपुट, किसी में नहीं जाता, किसी में और फॉर्म के अंदर जाता है। तो ये हमें नॉलेज रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन तभी हम जो भी वेबसाइट्स फ्रेमवर्क के ऊपर बने रहते हैं हम उनको टेस्ट कर पाएंगे। एंड फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग सेपरेटली इनके अलग अलग पेलोड आते हैं। अगर आपको एंगुलर चाहिए तो एंगुलर में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड अलग होगा, एंगुलर में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड है उसका ब्रेकिंग अलग होगा, रिएक्ट में अलग होगा, jQuery में अलग होगा। तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में डिफरेंट पेलोड यूज़ होते हैं एंड डिफरेंट सिनेरियोज होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, देन ओनली आप इसको टेस्ट कर पाओगे। आप ब्लाइंडली जाके XSS का पेलोड कहीं पे भी फायर नहीं कर सकते, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो होपफुली इतना आपको पता चल गया होगा एंगुलर, रिएक्ट, jQuery के बारे में, एंड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज़ क्या होते हैं, आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के डिफरेंट पेलोड्स, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए यहाँ पे रिएक्ट है, jQuery है, एंगुलर है, और रिएक्ट का भी यहाँ पे पेलोड है, jQuery का भी पेलोड है, एंगुलर का भी पेलोड है। तो ये सब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ही पेलोड है। लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी बात किया, रिएक्ट इनपुट को अलग तरीके से हैंडल करता है, jQuery अलग तरीके से हैंडल करता है, एंगुलर अलग तरीके से हैंडल करता है, एंड इनके पेलोड्स हैं वो भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो आपने कभी गौर किया होगा बग बाउंटी के पोस्ट पे या फिर हैकर1 के जो रिपोर्ट्स होते हैं उस पर बहुत ही लंबे लंबे, बहुत ही बड़े बड़े पेलोड्स आपको दिखते हैं। देन आपको लगता होगा कि इतने बड़े बड़े पेलोड XSS के कोई यूज़ कर रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस XSS होगा। देखिए एडवांस XSS तो है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज का लैक है। ये जो पेलोड बड़े बड़े होते हैं ये आपके फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क डिपेंड होते हैं। अब देखिए ये इतना बड़ा एंगुलर का पेलोड मैं रिएक्ट के एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ करूँगा तो वो चलेगा ही नहीं। सेम jQuery का पेलोड अगर मैं यूज़ करता हूँ एंगुलर पे या रिएक्ट पे तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों फ्रेमवर्क्स डेटा को, इनपुट को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। एंड हमें इस कोर्स पे यही समझना है। ये जो मैं कोर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे हर एक चीज़ को डिटेल में समझें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, देन आप हंटिंग करने जाए। जहाँ पे भी आपको सर्च बार दिखे, इनपुट फॉर्म दिखे, वहाँ पे आप डायरेक्टली ब्लाइंडली
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेलोड नहीं लगाएं, क्योंकि ऐसे में आपको कुछ रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। टेस्ट करने का तरीका हम देखेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स पे। अभी मैं सीक्वेंसली लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो आप इनको पेशेंटली देखिए। एंड आप जो भी मैं यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ, आप नोट्स को अच्छे से कीजिए, अपना भी खुद का रिसर्च कीजिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए, रिएक्ट में हमारा पेलोड ये है, जे क्वेरी में ये है, एंड एंगुलर जेएस में ये है। अब पेलोड डालने के सिनेरियोज भी अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए रिएक्ट का बात करते हैं। रिएक्ट में आपने स्क्रिप्ट टैग का पेलोड डाला, एंड ये जो पेलोड है आपका स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ गया। देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग आपका क्लोज हो रहा है, एंड इसी के अंदर आपका ये इनपुट जा रहा है। तो ये पेलोड एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये बैकग्राउंड में ऐसे जा रहा है, तो मुझको यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे बस अलर्ट एक्सेसेस लिख दूँगा, तो ये मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट टैग है। तो यहाँ पे बस मैं अलर्ट एक्सेसेस लिख दूँगा, तो ये मेरा एक्सेसेस पॉप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट टैग है। तो ये डिफरेंट केसेस पे डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट है वो किस तरह से हैंडल हो रहा है, बैकग्राउंड में बैक एंड में किस तरीके से जा रहा है। इन सब के बारे में हम एक्सेसेस का हम एक अलग से लेक्चर्स बनाएंगे, जो कि ऑफ कोर्स ये हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद आएगा। उस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज देखेंगे, एक्सेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीज़ हम एकदम ज़ीरो से एडवांस लेवल तक देखेंगे। एंड होपफुली आपको इस लेक्चर पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने फ्रेमवर्क्स के बारे में अच्छे से सीखा होगा, आपको नॉलेज आ गया होगा फ्रेमवर्क्स का। फ्रेमवर्क्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बग बाउंटी में, वेब सिक्योरिटी में बहुत सारे लोग कवर नहीं करते। यूट्यूब में भी अब फ्रेमवर्क्स के बारे में देखें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।